क्या मेल्स में भी मेनोपॉज होता है? मैम अगर हम बात करें तो मेनोपॉज तो नहीं बोलेंगे, बट कंडीशन क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, वैसे वैसे सब चीजों में कमी आनी शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब सिंपल सा लॉजिक है, ये होता क्या है, ये हमारे शरीर के धातु होते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम मान के चलिए रोटी या कोई भी फूड इंटेक कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या बनता है, प्लाज्मा, रस, फिर रक्त बनता है, ब्लड, मांस मतलब मसल्स, मेद मतलब फैट, अस्थि मतलब बोन, मज्जा मतलब बोन मैरो, शुक्र मतलब हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब एक रूप जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद इस तरीके से हमें पोषण मिलना शुरू होता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है हमारा फूड का, और तो एब्जॉर्प्शन हमारा इंटेस्टाइन का भी कम हो जाता है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर विकृतियां आने लग जाती हैं। अब बात करें हम मेल्स की, तो मेल्स के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं उनका इच्छाओं में कमी आना शुरू हो जाता है, उनका बॉडी वीक होना शुरू हो जाता है, उनका मसल्स कम होना शुरू हो जाता है, उनका स्पर्म काउंट पूरे तरीके से कम होता है या फिर एजोस्पर्मिया बिल्कुल लो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हार्मोन जो इफेक्ट करते हैं वो मेल्स को भी करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि लाइफ का नेचुरल रिदम्स जो हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो मेनोपॉज, एजिंग या इमोशनल शिफ्ट्स जैसे फेजेस के लिए हम मेंटली और फिजिकली अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? मेनोपॉजल कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसे नेचुरल फेज है ऑफ लाइफ का है, तो उसमें ऐसा कुछ प्रिपरेशन का खास नीड नहीं होता है, बस हमें थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत होती है। अब जैसे कि अब हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो सबसे पहले इम्पैक्ट दिखेगा आपको अपने मूड्स के ऊपर। मूड स्विंग होंगे तो आप कहीं ना कहीं एक इरिटेशन बढ़ेगा, उसका एक इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे भी देखने के लिए मिलेगा। इमोशनली भी हो सकता है वो, और फिजिकली भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको स्ट्रेसफुल रहना है, क्योंकि मूड तो स्विंग करेंगे आपके, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सबसे पहले डाइवर्जन इंपॉर्टेंट होता है, कि आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करने के लिए सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन है स्पिरिचुअली कनेक्शन। मेरा मानना है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं, आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने फूड हैबिट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ ऐसी चीजें ना खाएं जिससे प्रॉब्लम और एग्रीवेट हो। बहुत ज्यादा गर्म चीजें ना खाएं, बहुत ठंडी चीजें ना खाएं। और इसके साथ में कोशिश करें कि मेडिटेशन के साथ साथ आप योगा करें। योगा आपके लिए बेनिफिशियल है, और हमारे योग के अंदर तो बहुत ज्यादा प्राणायाम्स हैं और आसन्स हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। तो विदाउट मेडिसिन भी हम इस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ योगा से और अपने फूड से। तो और अपने बुक्स को पढ़िए, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्ट रहने से क्या होगा, डाइवर्जन रहेगा तो आप रिलैक्स भी रहेंगे। डॉक्टर निशांत, आजकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो ही है, साथ में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है लेडीज में, गर्ल्स में, वाइट डिस्चार्ज की। तो उसके बारे में थोड़ा सा कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, और मतलब कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? मैम अगर हम बात करें वाइट डिस्चार्ज का, तो उसको हम लिक्योरिया भी बोलते हैं, और आयुर्वेद में इसको हम श्वेत प्रदर बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द 75% फीमेल्स, अगर हम बात करें चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन एरिया हो, यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। उनको लगता है ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को तो ये डाउट रहता है कि शायद पीरियड्स के बाद कुछ डिस्चार्ज आ रहा होगा, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है कि ये क्रिटिकल हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन होता है। अब जब इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ता है तो वो मल्टीप्लाई होता है। अब वो इन्फेक्शन, ये आपका इन्फेक्शन फंगल भी हो सकता है, और ये इन्फेक्शन आपका बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो डिपेंड ये करता है कि आपका डिस्चार्ज का क्या कंडीशन है, और इसके बारे में आपको खुल के बात करना चाहिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे अपने हस्बैंड से या अपने डॉक्टर से, तब तक आपको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। और इससे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा देखने के लिए मिलता है, जिन फीमेल्स को वाइट डिस्चार्ज या लिक्योरिया रहता है, तो इनकी कंडीशन के अंदर होता है क्या कि इनके इंटरनल ऑर्गन के अंदर एक पार्ट होता है सर्विक्स एक एरिया होता है जहां से कहीं ना कहीं स्पर्म अंदर जाता है। आप सोचिए कि जब भी इनको इन्फेक्शन होगा वाइट डिस्चार्ज का, तो वहां पे एक इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वो पाथ हो जाता है क्लोज। अब 75% लोग फीमेल्स को अगर प्रॉब्लम है लिक्योरिया का या श्वेत प्रदर का या वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, अब वो फीमेल्स को वहां स्वेलिंग रहेगी तो स्पर्म अंदर जाएगा नहीं,
तो वो कंसीव कर नहीं पाती हैं। तो बहुत सारी फीमेल्स को यही नहीं पता होता है कि वाइट डिस्चार्ज की वजह से उनको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये एक बेसिक ट्रीटमेंट हो रहा है और वो सालों साल तक अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा के रखती हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव भी नहीं कर पाती हैं और फ्यूचर में प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मेडिसिन से भी बैलेंस नहीं होती है। तो समय रहते हैं इस चीज को आप डिस्कस करें अपने डॉक्टर्स के साथ में, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। डॉक्टर निशांत, मुझे ये लगता है कि एक्चुअली बेसिक हाइजीन मेंटेन करना और प्लस इसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से और कहीं ना कहीं एक शर्म होती है, तो जो बच्चे होते हैं वो और या फिर लेडीज़ होती हैं वो दूसरे से भी डिस्कस नहीं कर सकती हैं। वो एक डर होता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डिस्कस करें और स्पेशली डॉक्टर्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें और वो उनके पास जाएं। अर्बन एरियाज़ में होता है कि फैसिलिटीज़ होती हैं, बट रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, उसमें इतना ना तो पता होता है इन सारी चीज़ों का। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ नॉलेज का कमी है और सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मिथ्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें वाइट डिस्चार्ज का, तो उसके बारे में हम बात इसलिए नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द घरों में आप बात करेंगे ना तो वो मेंस्ट्रुएशन की बात करेंगे ना वो वाइट डिस्चार्ज की बात करेंगे, उनको कहीं ना कहीं लगता है ये गलत बातें हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि मिथ्स जनरेट होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब मान के चलिए आपकी मदर को ही नहीं पता कि वाइट डिस्चार्ज क्या है या फिर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, तो बच्चे को क्या देंगे, हमेशा गलत राय देंगे, है ना। उनसे पूछो कि मम्मी वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, मम्मी पीरियड्स क्या होता है, तो बोलते हैं गंदी बात मत करो, है ना। अब वो गंदी बात हो जाती है, अब गंदी बात हो जाती है तो आगे जाके बच्ची पढ़ती भी है, लेकिन वो इन सब चीजों को छुपाती है, इन सब चीजों से भागते हैं। और कहीं ना कहीं जब किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है, एग्जैक्टली ट्रुथ के बारे में पता नहीं होता है, तो हम ना कहानियां बनानी शुरू कर देते हैं उन चीजों को लेके। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो हम बात करें चाहे वाइट डिस्चार्ज हो, चाहे फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे मेल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जब तक हम बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे तो तब तक हम आपको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप सोचिए कि रूरल एरिया के अंदर भी हम बात करें तो बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ रेमेडी है, आप कम से कम वो जरूर ट्राई कर लेना, आपके लिए बेहतर रहेगा। पहली चीज तो हाइजीन का ध्यान तो सबको रखना जरूरी है। कभी भी अपने प्राइवेट पार्ट पे हमें सोप यूज नहीं करना चाहिए, वहां पे प्रॉब्लम्स पड़ता है, ड्राइनेस उल्टा बढ़ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन और ज्यादा एग्रीवेट होता है। जब भी वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप अपने खाने के अंदर मीठा खाना बिल्कुल पूरे तरीके से बंद कर दें और मिल्क प्रोडक्ट को बंद कर दें पूरे तरीके से। और तब भी आराम ना मिले तो एक छोटा सा काम करना, आप कहीं से भी फिटकरी ले सकते हैं, फिटकरी ले या फिर स्फटिक भस्म आती है, स्फटिक भस्म। अब स्फटिक भस्म को क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना, उसमें 1 चुटकी स्फटिक भस्म डालना और उस पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश कर लेना। उससे क्या होगा, कम से कम आपको कुछ हद तक रिलीफ मिल जाएगा। एंड उसके बाद डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डॉक्टर से बेटर विकल्प आपके पास नहीं है। ये तो फिर मैंने आपको एक रेमेडी बताई है, कम से कम थोड़ा रिलीफ मिले, उसके बाद आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। सो डॉक्टर निशांत, मुझे जैसा पता है कि स्किन एक ऑर्गन है और कुछ भी हमारे शरीर के अंदर होता है तो वो हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। तो एक सुंदर स्किन के लिए हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली मैम, देखिए स्किन क्या है कि स्किन के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट जरूर होती है। 90% लोगों का जिनका स्किन खराब है उनको कहीं ना कहीं आपको डाइजेशन भी खराब मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि स्किन को नरिशमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमारे मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, विटामिन्स की। तो स्किन के अंदर जब प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं टॉक्सिन्स की वजह से। तो ऐसा तो नहीं है कि टॉक्सिन्स हम बाहर से कहीं आ रहे हो, तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। जब भी हमारा फूड इंटेक करते हैं, वो जब भी फूड हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, वहां तो अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन में विटामिन जा रहा है ब्लड के अंदर, प्रोटीन जा रहा है ब्लड के अंदर, तो वहीं से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में ट्रेवल करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारी स्किन को कहीं ना कहीं जाके वहां पे हमारी स्किन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वह नरिशमेंट नहीं जाता है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स निकल के आता है स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर का। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, अगर आपको स्किन को बेटर रखना है तो अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, वाटर इनटेक को थोड़ा सा बढ़ा के रखें। दूसरा, अपनी स्किन को क्लियर रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी इंटेस्टाइन को क्लीन रखें। आप इंटेस्टाइन को क्लीन रखें। उसके बाद कुछ आपके नट्स हैं, जैसे कि आप पिस्ता बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, आलमंड बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, अंजीर बहुत बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए।
तो आप ये यूज करें, डेफिनेटली आपका ग्लो बना रहेगा। और हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी पिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जितना आपको प्यास लगे उतना पानी तो रेगुलर बेसिस पे पिए। और इंटेस्टाइन को क्लीन रखने के लिए मंथ में एक बार डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करें। इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए कोई भी ऐसा हर्ब लें जिससे इंटेस्टाइन पूरी तरीके से क्लीन हो, तो महीने में एक बार तो जरूर करें बॉडी को डिटॉक्सिफाई अपनी। तो डॉक्टर निशांत, आप हमें प्लीज़ बताइए, जब इंटेस्टाइन की बात आई है और डिटॉक्सिफिकेशन की बात आई है, तो हम वो मतलब हम क्या ले सकते हैं उसके लिए? मैम देखिए, अगर हम बात करें हम इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, तो आयुर्वेदा में बहुत सारे प्रोसीजर हैं। अगर हम बात करें तो पंचकर्मा की, तो पंचकर्मा में भी हम शोधन करते हैं। शोधन का मतलब होता है डिटॉक्स करना, साफ करना और अपने चैनल्स को क्लियर करना। तो उसमें तो बहुत सारी हर्ब्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। पंचकर्मा की थेरेपी भी यूज करते हैं, बेसिकली हम बस्ती यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें कि घर पे अगर हमें अपने इंटेस्टाइन को क्लीन रखना है, तो काइंड ऑफ अ रेमेडी, तो रेमेडी के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेनिफिशियल है काऊ घी। अगर आप लगातार काऊ घी का सेवन करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन की ड्राइनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और उसके बाद कोशिश करें महीने में 1 से 2 बार कैस्टर ऑयल जरूर लें। कैस्टर ऑयल को 1 से 2 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में रात को सोते वक्त लें। उससे आपका इंटेस्टाइन भी क्लियर रहेगा और ड्राइनेस भी कम रहेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोशिश करें ज्यादा लैक्सेटिव यूज ना करें, पेट को साफ करने के लिए ज्यादा दवाइयां ना लें, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपकी इंटेस्टाइन में ड्राइनेस इतना बढ़ा देगी कि आप मेडिसिन भी लेंगे तभी मोशन क्लियर नहीं होगा। तो डिपेंडेंसी किसी भी दवाई का ठीक नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो। तो इसके लिए ये जो कैस्टर ऑयल है, ये जैसे प्रेग्नेंट लेडीज शायद ना लें, उनके लिए ये ठीक नहीं है? मैम ये भी एक मिथ है। अच्छा। अगर हम बात करें तो पैदा हुए बच्चे को भी हम कैस्टर ऑयल देते हैं। ओके। और अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द गायनी कंडीशन के अंदर मैम कैस्टर ऑयल से बेनिफिशियल और कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर आप उनको कोई भी क्रेमाफिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या कुछ भी देते हैं तो वहां पे थोड़ा डर रहता है, बट कैस्टर ऑयल का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स भी ले सकती हैं और हाँ न्यू बॉर्न बेबी को भी हम कैस्टर ऑयल दे सकते हैं। इवन कैस्टर ऑयल का कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, उसका काम है कि आपके इंटेस्टाइन की ड्राइनेस को क्लियर करना, जिससे मोशन स्मूथली क्लियर अप हो जाता है मैम। ओके। तो जैसे अभी आपने बात की पंचकर्मा, तो ये क्या होते हैं? ये आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स हैं और शायद कहीं ये भी बोला जाता है कि ये आप इन प्रोसीजर्स को करो तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये बस फील गुड इफेक्ट देते हैं, बस ये इतना है। तो थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में बताइए। मैम अगर हम बात करें तो पंचकर्मा आयुर्वेदा की एक ब्रांच है। तो आयुर्वेदा के अंदर हमारे काफी सारे कर्म होते हैं बेसिकली। जैसे कि हम बात करें हमारे डिजीज के अकॉर्डिंग हमारी थेरेपीज होती हैं, हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हमारे इमोशन से रिलेटेड, हमारे जॉइंट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड। तो डिफरेंट टाइप की थेरेपीज होती हैं, लाइक अभ्यंग, शिरोधारा, जानु बस्ती। सो बेसिकली देखा जाता है, अगर हम बात करें इसकी, तो मैम इसका जो रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव हो। और आपको देखा जाएगा कि आजकल तो हम थेरेपीज कराने के बाद लोगों पे रिसर्च किया है और जिसमें हमारी जो रिपोर्ट्स निकल के आई बहुत पॉजिटिव निकल के आई हैं। इन केस ऑफ आर्थराइटिस, इनके अगर हम बात करें आर्थराइटिस के अंदर जहां हमारी कार्टिलेज डैमेज हो जाती थी, जहां पे हमारा मेनिस्कस डैमेज हो जाता था, तो थेरेपी के थ्रू देखा जा रहा है कि रिसर्च पेपर्स के अंदर भी वो कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस हो रही है, गैप कम हो रहा है, पेशेंट का गेट मेंटेन हो रहा है। तो हम बात करें तो एक्चुअली एक पॉजिटिव इंपैक्ट है पंचकर्मा का। अगर हम बात करें वो फिजियोलॉजी के थ्रू भी हमारी पॉजिटिव इंपैक्ट है और साइकोलॉजिकली भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है बॉडी के ऊपर, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। ओके। सो अगर हमने डिटॉक्सिफिकेशन की बात की है और हमने आयुर्वेदिक की बात की है, तो डॉक्टर निशांत, लाइक सुबह से लेकर एक इंडिविजुअल का सुबह से लेकर शाम तक का एक डेली रूटीन, लाइक हम डिटॉक्सिफाई करके हमें कब कब डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड देन एक रूटीन क्या होना चाहिए, फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, सो दैट मोटा मोटा एवरीबडी, ऑल ऑफ अस कैन फॉलो दैट। मैम देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन के तो प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हम थेरेपीज भी करते हैं, मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, बट हम बात करें कि एक जनरल वे के अंदर हम घर पे किस तरीके से अपने आप को एक आयुर्वेदा लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर पाए स्टार्टिंग फेज में। सो बेसिकली कोशिश करो सबसे पहले अपने स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करने का कोशिश करो। रात को 10 बजे से पहले सबसे पहले सोना स्टार्ट करो, और आप जब भी सुबह उठो अर्ली मॉर्निंग उठो। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद सबसे पहले कोशिश करो हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा सा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद ऑयल पुलिंग, ऑयल पुलिंग बहुत बेनिफिशियल है। ऑयल पुलिंग के अंदर क्या करते हैं, हम ऑयल्स को मुंह के अंदर धारण करते हैं, 2 मिनट कुला करते हैं, देन थ्रो आउट कर देते हैं, बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद आप कोशिश करो उठने के बाद अपनी बॉडी पे आप मसाज करो। अगर हम बात करें तो शीर बरा ऑयल,
बहुत बेनिफिशियल है आपके नर्व के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और मसल्स हेल्थ के लिए। शीर वाला ऑयल को पूरी बॉडी पे हल्का सा मसाज करें 10 से 15 मिनट, उसके बाद आप नहाने के लिए जाएं, गुनगुने पानी से नहाएं, वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कोशिश करें जो भी आहार लें वो सब सात्विक हो तो ज्यादा बेनिफिशियल है। देखो आहार का सीधा इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे, हमारी हैबिट्स पे पड़ता है, हमारे थॉट प्रोसेस पे पड़ता है, तो सात्विक आहार से बहुत अच्छा फील होता है। तो कोशिश करें सात्विक आहार लें और अपने, अगर आपको अपनी बॉडी प्रकृति पता है तो उसके अकॉर्डिंग मील लेना स्टार्ट करें, ठीक है। और शाम के वक्त में कोशिश करें थोड़ा सा मेडिटेशन करें और कोशिश करें शाम को सूरज ढलने से पहले अगर आप खाना खा सकें तो कुछ टाइम के लिए करें और उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिनों में आपको जो चेंजेस नजर आएगा तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा कि क्यों हमें आयुर्वेदा को फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर निशांत, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक मैंने पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट होता है हैबिट फॉर्मेशन, तो क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं हम एक कैलेंडर में 21 डेज का रूटीन बना लें कि 21 डेज हमें ऐसे फॉलो करना है, सो मे बी इट विल बिकम अ हैबिट और फिर हम उसको फॉलो करते जाएंगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैम बेसिकली हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं आयुर्वेदा के अंदर। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम पेशेंट को जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखते हैं वो 90 डेज का ही रखते हैं। 90 डेज का रखने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि पहली चीज तो हम जो फोकस कर रहे हैं वो मैनेजमेंट पे नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं ट्रीटमेंट पे। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दवाई खाने के बाद आपको कुछ देर का आराम मिल गया, बट हम बात करें मैनेजमेंट का तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कुछ समय दवाई खाने के बाद वो बीमारी जिंदगी में रिपीट नहीं हो रही है, मतलब हमने रूट कॉज पे वर्क किया है। तो सेम ये पैटर्न हम 90 डेज का मतलब 90 डेज मतलब 3 मंथ्स में यूज करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसी भी पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम उनको 90 डेज तक ट्रीटमेंट दें, उनका लाइफस्टाइल, उनका फूड हैबिट चेंज कर दें। उससे होता क्या है कि अगर हम 90 डेज किसी चीज को फॉलो करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो ट्रीटमेंट बंद होने के बाद भी पेशेंट का तो रूटीन बन गया है डाइट को फॉलो करने का, तो वो उसके लिए बेटर है, पेशेंट के लिए बेटर है कि क्योंकि उसका अगर वो लाइफस्टाइल को अच्छा रख रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं तो वो बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो फिर बेटर यही है कि उस चीज को फॉलो करते रहे। 90 डेज का पैटर्न को फॉलो, किसी भी चीज को आप फॉलो करते हैं 90 डेज तक तो आपकी ऑलरेडी हैबिट बन जाती है। आई सजेस्ट कि हाँ डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डॉक्टर निशांत, आपने ऑयल पुलिंग की बात की, तो वो क्या होता है एंड हम कौन से ऑयल्स यूज कर सकते हैं? और एक मिथ है कि वो शायद हमारे विंड पाइप में चला जाता है अगर हमने ठीक से नहीं किया, तो अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम बेसिकली ऑयल पुलिंग को हम आयुर्वेदा में बोलते हैं गंधुज धारण करना। तो उसमें होता क्या है कि आप ऑयल, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो कोकोनट वर्जिन ऑयल यूज कर सकते हैं, आप सेसम ऑयल यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि करना कैसे, वो बहुत, अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि आपको वो ऑयल को मुंह में भरने के बाद आपको 2 मिनट होल्ड करना होता है और होल्ड करने के बाद उसको गार्गल करके थ्रो आउट कर देना होता है। तो बेटर है कि अगर आप उसको थ्रो आउट कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम आता नहीं है। तो कोशिश करें प्रॉपर तरीके से, अगर आप कंफ्यूज हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से आसपास मिलके तरीके से बात करके समझ के फिर आप ऑयल पुलिंग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर निशांत। एक लास्ट क्वेश्चन और है, आजकल इतना पोल्यूशन है और सीजनल चेंजेस भी होते हैं, तो किस तरह हम सब अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और इनसे कैसे बच सकते हैं? मैम बात करें तो अभी एयर जो क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 को क्रॉस कर चुका है। तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका सीधा इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है खासतौर पे 2 लोगों को, एक छोटे बच्चों को और दूसरा हमारे सीनियर सिटीजन्स को। तो ये सीधा इम्पैक्ट करता है, सबसे पहले इम्पैक्ट करता है हमारे नॉस्ट्रिल्स को, उसके बाद ये इफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। अब देखा जाता है कि जो लोगों को प्रॉब्लम्स है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि एस्थमा है, COPD है या और भी कोई लाइक एलर्जी राइनाइटिस कंडीशन है वो बढ़ जाएगा, आईज में इरिटेशन बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ब्रेन के अंदर। आपने देखा कि अब आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं छोटे बच्चों के, और कहीं ना कहीं जब एक्सरेज हो रहे हैं तो उनके चेंजेस नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोशिश करो जब तक बहुत इंपॉर्टेंट काम ना हो तो
पहले तो बाहर मत निकलिए, कोशिश तो ये रखिए अगर आपको काम नहीं है तो अवॉइड करें डायरेक्ट बाहर निकलना। दूसरी चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए पहले तो प्राणायाम। प्राणायाम आपकी बॉडी के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको फटाफट बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ा देते हैं। तो प्राणायाम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्राणायाम से आपको 2 बेनिफिट होंगे, साइकोलॉजिकली भी और आपकी बॉडी को भी, तो वो करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आप कोशिश करो कि कुछ काढ़ा बनाओ जो आपकी इम्यूनिटी को और आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर सके। वो काढ़ा आप घर पे भी बना सकते हैं। तो उसमें आप अदरक ले लीजिए, अदरक के अलावा कच्ची हल्दी मिलती है, आप वो यूज कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी, 1 लौंग, इसको अच्छे से उबालिए, कम से कम 1 से 2 बार पीजिए। इससे होगा क्या, जो भी टॉक्सिन्स होगा वो कोशिश होगा वो फ्लश आउट होना शुरू हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं आखिरी में, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एक आपका कफ बहुत बढ़ता है और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि छोटे बच्चों को हम खांसी में क्या दें। आप देख रहे हैं कि आज के टाइम पे कफ सिरप में तो इतना प्रॉब्लम्स आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे एक्सपायर भी हो चुके हैं, तो अभी कफ सिरप से लोग बहुत डर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि छोटे बच्चों को ऐसा क्या दें जिनसे उनकी खांसी ठीक हो जाए। तो सबसे बेनिफिशियल है या तो आप शीतोपलादी चूर्ण ले लीजिए मार्केट से। शीतोपलादी चूर्ण को 1 चुटकी शहद के साथ मिला के दिन में 3 से 4 बार चाटें, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो। इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रैक्ट है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करें रात को सोते वक्त कम से कम हर किसी को 1-1 बूंद अनु ऑयल नाक में, दोनों नॉस्ट्रिल में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अनु ऑयल भी नहीं मिलता है तो आप कोशिश करें काऊ घी लें, काऊ घी को गर्म करके 1-1 बूंद दोनों नाक में डालें, जिससे आपका नॉस्ट्रिल क्लियर है, कम से कम आपका ऑक्सीजन पाथ क्लियर है और आप एक्टिव रहें। ओके तो ये जो ये आपने बताया अणु ऑयल, ये कौन से कंपनी का ले सकते हैं या? मैम आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोशिश करें। छोटा सा आता है, ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगा अनु तेल। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं अनु तेल। ओके, एंड ये छोटे बच्चों में भी यूज कर सकते हैं? मैम कोशिश करें कम से कम 5 साल से बड़ा बच्चा हो तो बेहतर रहेगा। ओके। क्योंकि छोटे बच्चों का क्या होता है, लेटने के बाद उनका जो एयर पैसेज होता है वो जुड़ा हुआ होता है, तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल फॉर्म रहता है। अगर आप डॉक्टर से पास जाके अनु तेल को आप करवाते हैं तो वो बेनिफिशियल है। 5 साल से छोटे बच्चों को ना करें, 5 साल से बड़े बच्चों को करें। लेकिन 2 साल से ऊपर के बच्चों को कफ भी हो तो कोशिश करें घर में इलायची लें, इलायची को बारीक भी पीस लें, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च को पीस के उसको शहद के साथ दें, तो छोटे बच्चे को भी खांसी में आराम मिल जाएगा। और क्या छोटे बच्चों को हम शहद दे सकते हैं? मैम बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हम बात करें छोटे बच्चे को शहद देने की, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम छोटे बच्चों को शहद नहीं दे सकते। अगर हम बात करें तो आपको सर्च करना चाहिए, साउथ के अंदर आज भी यूज होता है स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे साइड में दिल्ली में एनसीआर में जब भी कभी कोई बेबी होता है तो सबसे पहले हम वैक्सीनेशन कराते हैं, बट साउथ में वैक्सीनेशन नहीं होता है, साउथ में स्वर्ण प्राशन होता है। स्वर्ण प्राशन के अंदर होता है क्या कि हमारी गोल्ड एशिश मतलब स्वर्ण भस्म होता है जिसको शहद के साथ पैदा हुए बच्चे को दिया जाता है। और हर महीने एक तिथि निकलती है, हमारी पुण्य तिथि निकलती है, जिसमें हर महीने बच्चे को चटाया जाता है। आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, साउथ के बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो एज कंपैरिजन नॉर्थ इंडिया के बच्चों से बहुत ज्यादा होती है और वो बीमार भी नहीं पड़ते हैं। उसका मुख्य कारण स्वर्ण प्राशन ही है। तो वो स्टार्टिंग से पैदा हुए फर्स्ट से लेके 14 साल तक वो रेगुलर हर मंथ एक बार देते हैं स्वर्ण प्राशन शहद के साथ में। ओके तो मेरे ख्याल से शहद भी हमें थोड़ा सा देख के लेना चाहिए, अच्छा हो, ऑर्गेनिक हो और नॉर्मल सस्ता सा ना हो, सो दैट कि वो प्योरिटी बनी रहे। मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ना क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम बात करें तो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना तो वो हमारे पॉइजन का वर्क करेगा। आप तो शहद समझ के दे रहे हैं लेकिन है तो पॉइजन। पॉइजन की डेफिनेशन क्या है कि एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी। अगर आप दूध को भी ज्यादा मात्रा में लेंगे ना वो जहर का काम करेगा, और जहर को भी आप अच्छी मात्रा में लेते हैं ना तो वो मेडिसिन का वर्क करता है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी हमेशा बहुत मैटर करता है, इसलिए एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो कोशिश करें हर चीज को एक बार अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें और उसके बाद ही किसी चीज को लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर निशांत। ओके मैम।